है कि साहब मतलब जिस वक्त टिकट अनाउंस हुआ उससे पहले आपका नाम फाइनल था अगर कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो जाता। गठबंधन को लेकर क्या कुछ हुआ? लोकसभा में तो आपने गठबंधन कर दिया था और इस बार गठबंधन हो नहीं पाया या कांग्रेस के नेताओं ने गठबंधन करने नहीं दिया। पार्टी मजबूत थी, 3 विधायक थे। अब हालत पार्टी की इस 2023 विधानसभा चुनाव के अंदर खराब हो गई। 1 विधायक रह चुके हैं। तो ये भी तो एक बड़ा कभी इच्छा नहीं हुई जैसे इस बार जिस तरीके से जब टिकट फाइनल हुआ था तो उसके पहले सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से बातें चल रही थी साहब के कि नारायण जी है वो बीजेपी के संपर्क में है, कांग्रेस के संपर्क में, सोशल मीडिया पर बातें चल रही थी। गुस्सा क्यों आता है? देखिए, सच्चे व्यक्ति को गुस्सा आता है जब वो देखता है कि भाई लोग जो सिस्टम जो चल रहा है, तो सच्चा व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा क्या उसमें अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करे। अच्छा नारायण जी, आप रणनीतिकार है आरएलपी पार्टी के, क्यों एक के बाद एक नेता जैसे ही नेता बनता है उसके बाद में छोड़ के चले जाते हैं? चाहे रेवत राम डांगा की बात की जाए या उमेदाराम बेनीवाल की बात की जाए, क्या वजह? नारायण जी, आप इतने बड़े रणनीतिकार, आपने कभी हनुमान जी को ये कहा नहीं? हनुमान जी के पास में ऑफर भी आए मंत्री पद बनने का, आखिर मंत्री बनेंगे तभी तो काम होगा, उसके बिना हर बार देखो सरकार से पंगा, हर बार सरकार से पंगा, सरकार से पंगा। क्या वजह, इसकी क्या वजह? संघर्ष आखिर कब तक? देखिए, वसुंधरा राजे निश्चित रूप से हमारी विचारधारा मिले या नहीं मिले, लेकिन वसुंधरा राजे बहुत बड़ी नेता थी, ये सही बात है। मास लीडर जो है, चाहे वसुंधरा राजे जी हो, चाहे किरोड़ी लाल जी मीणा हो, आज स्थिति है कि आज बीजेपी के अंदर मास लीडर कौन है आप मुझे बताओ। ये तो ठीक है, कभी कभी चलता है, हवा चलती है, उस हवा से हो जाता है। कभी कभी पोलियो का जो मरीज होता है उसके पजामे में हवा भरने से भी ऊपर उड़ जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो कहीं चैंपियन बन गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे लोगों आपको लगता है राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर, आप मैं देख रहा हूँ दूसरा विधानसभा चुनाव था, आपको लगता है कि ये जो आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो ग्राउंड पर कुछ भी नजर आ रहा है? नेता आप तैयार करते चले जाते हैं और उसके बाद में जैसे 3 था उसकी जगह 1 हो गया। इस बार तो साख दांव पर है, मतलब जिस तरीके से, क्योंकि विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचे तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के प्रभारी ने आज स्टेटमेंट दिया है, उसमें मीडिया के अंदर सीधे तौर पर कहा है कि सब खीवसर के अंदर इस बार टिकट लेने वाला कोई नहीं था और इसीलिए हनुमान बेनीवाल ने अपने परिवार से किसी को टिकट दे दिया और वहाँ हनुमान बेनीवाल की हालत बहुत पतली है। मिर्जा का कल मैं इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने 2 लगाए कि एक आरोप ये लगाया कि साहब हनुमान जी ने जो जाट नेता थे उसे खत्म करने की पूरी साजिश की अशोक गहलोत के साथ में मिलाकर। यहाँ तक भी कह दिया कि वो अशोक गहलोत उनके पॉलिटिकली पापा है, चाहे दिव्या मदेरना हो या हरीश चौधरी हो। ये इन तमाम आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, जाट की परिभाषा होती है संघर्ष। ज्योति जी को भी पता ही नहीं ना जाट की परिभाषा क्या है। एक बड़े घर में पैदा हो गई और उसके बाद बड़े घर से उनका संबंध जुड़ गया, इनको पता ही नहीं। जाट का मतलब संघर्ष है। आप 5 साल। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। मेरी चुनावी यात्रा चल रही है खीवसर के अंदर और आज मैं हनुमान बेनीवाल के कैंपेन को कवर करने के लिए आया हूं। लगातार जो चुनावी सभाएं हैं सुबह से चल रही है। इस समय हमारे साथ में हनुमान बेनीवाल के भाई और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल है। नारायण बेनीवाल का एक और परिचय दे दूं कि आरएलपी पार्टी को पीछे से तमाम तरीके से जो पूरा संभालते हैं, किस तरीके से रणनीति बनेगी, किस तरीके से कार्यक्रम बनेंगे और तमाम चीज़ों पर एक अपनी नज़र रखते हैं और वही पीछे से बैकडोर तरीके से संभालते हैं। तमाम जब टिकट डिक्लेयर हुआ साहब, उससे पहले ये भी चर्चा थी कि साहब के क्या कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, तमाम आरोप भी लगे। उन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे नारायण जी से कि इस बार कितनी बड़ी चुनौती है। 2019 के अंदर नारायण बेनीवाल को उतारा था और इस बार हनुमान जी ने अपनी पत्नी को उतारा। नारायण जी, 2019 का चुनाव था और ये 2024 का चुनाव है, क्या फर्क देखते हैं? देखिए, 2019 और 2024 का जो चुनाव है इसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। इस बार हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा कम से कम 30-35 हजार वोटों से यहाँ से विजयी होगी, क्योंकि 2019 का जो चुनाव था उसके अंदर कई ऐसे नए समीकरण पैदा हुए जिसके कारण कुछ वोट हमारे बाहर रह गए, क्यों वो दीपावली से जस्ट पहले का चुनाव था। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 35-40 हजार लोग, गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई, यहाँ लोग रहते हैं, वो समय पर आ नहीं पाए। इस बार चूंकि दीपावली के बाद का समय है तो वो जो वोट है वो हमारा कोर वोट है, तो सब लोग मतदान का उपयोग भी करेंगे। इस बार निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा है वो बहुत बड़े अंतराल से यहाँ विजय श्री हासिल। लेकिन उस वक्त पार्टी मजबूत थी, 3 विधायक थे। अब हालत पार्टी की इस 2023 विधानसभा चुनाव के अंदर खराब हो गई, 1 विधायक रह चुके हैं। तो ये भी तो एक बड़ा। देखिए, पार्टी कमजोर नहीं हुई, हमारी पार्टी निश्चित रूप से, यदि हम आंकड़ों की बात करें तो पार्टी का जनाधार बड़ा है। विधायक जीतना नहीं जीतना, देखिए कई जगह हमारे
विधायकों ने 50,000 से लेकर 60,000 वोट लिए। कई जगह कांग्रेस बीजेपी के 40-40 हजार से विधायक बन गए। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमारा वोट बैंक बढ़ा निश्चित रूप से। हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा, चाहे वो तीनों कृषि कानून हो या जो अग्निवीर योजना है, इन सबको लेकर आज युवाओं, किसानों और जवानों, और इस बार जो महिला सशक्तिकरण के नाम पे क्योंसर से जो महिला प्रत्याशी हमारी उतारी है, तो निश्चित रूप से लोगों का रुझान जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ बढ़ा है। टिकट के दावेदार तो आप ही थे। देखिए, ये संगठन का मामला है और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, हनुमान बेनीवाल जी का जो मेरे प्रति स्नेह है और मेरा जो उनके प्रति समर्पण है, वो मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बहुत ऊपर है। मैंने कभी, मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा लंबी चौड़ी रही भी नहीं। मैं एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे व्यवस्थाएं संभालने में या ऐसी जो भी पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर पाऊँ, क्योंकि एक व्यक्ति है जो किसान और जवान के लिए रात और दिन लड़ाई लड़ रहा है, सड़क से लेकर सदन तक। तो हम सबकी मॉरल ड्यूटी भी है कि हम अति महत्वाकांक्षी नहीं होके, क्योंकि अति महत्वाकांक्षा भी खराब है। जब समय आएगा और कभी सब लोगों को लगेगा तो कभी चुनाव लड़ लेंगे। और सेवा, भाई राजनीति में हर आदमी ये कह रहा सेवा के लिए आया हूँ, तो सेवा के लिए कोई पद होना जरूरी थोड़ा ही है। मैं कोऑपरेटिव या मार्केटिंग सोसाइटी का चेयरमैन भी लंबे समय से हूँ। बहुत बड़ा किसानों का जुड़ाव भी मेरे से। मैं ईमानदारी से प्रयास भी करता हूँ हमेशा कि हर व्यक्ति की हम मदद करें, क्योंकि जनता ने हमें इस लायक बनाया है। कभी इच्छा नहीं हुई, जैसे इस बार जिस तरीके से जब टिकट फाइनल हुआ था तो उसके पहले सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से बातें चल रही थी साहब के कि नारायण जी है वो बीजेपी के संपर्क में है, कांग्रेस के संपर्क में, सोशल मीडिया पर बातें चल रही थी। देखिए, आप पिछले 15 साल से देख रहे हो, हनुमान जी और नारायण जी के नाम लोग राम और लक्ष्मण की जोड़ी के, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण ये तो मैंने अभी भी नोट किया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आप सोशल मीडिया पे तो अफवाहें चलती रहती, विरोधी लोगों का ये सारी करतूतें हैं। हम तो ये कह रहे हैं, हम भाई हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका व्यक्ति, हम तो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। उस कैप्टन के नेतृत्व में हमें सैनिक बन के और लोगों की सेवा करने का अवसर मिला, जो काजल की कोठरी में रहकर काला दाग नहीं लगने दिया। आज राजनीतिक विचारधारा में लोगों का आप देखो कितना पतन हो गया, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या दूसरी कोई भी तमाम बातें यदि हम करें, लेकिन हनुमान बेनीवाल पे कोई भ्रष्टाचार की अंगुली नहीं उठा सकता। कोई ये नहीं कह सकता इसने बुरा काम किया या किसी को ठग लिया। ये सही बात है, दिल के सच्चे हैं तो कभी छोटी मोटी बात जो है, सच बात है, गुस्सा भी आना लाजमी है। देखिए, सच्चे व्यक्ति को गुस्सा आता है। देखिए, सच्चे व्यक्ति को गुस्सा आता है जब वो देखता है कि भाई लोग जो सिस्टम जो चल रहा है, तो सच्चा व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा क्या उसको अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। अच्छा नारायण जी, क्या लगता है सरकार का जो 9 महीने का कार्यकाल है, लोग कह रहे हैं कि सब खीवसर के अंदर अब विकास करवाना है तो रेवत राम डांगा अगर ये कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, डबल इंजन। देखिए, डबल इंजन से नहीं होता, विकास होता है कि आपका जनप्रतिनिधि कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कितना परिपक्व व्यक्ति है राजनीति से। कई लोग डबल इंजन की सरकारें थी ना, विकास हुए तो नहीं। और यहाँ कभी सरकारें नहीं थी। आज मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप क्यों सर का भ्रमण करें आप, और इस बात को ये बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं। विकास के नाम पे भाषण नहीं दे रहे हैं यहाँ, कि उनको पता है विकास सारा यहाँ हो चुका है। आज 1000 किलोमीटर सड़क का काम यहाँ चल रहा है, 5-6 नए कॉलेज, शिक्षा की बात भी हम करते हैं, उस शिक्षा की बात हम करते हैं, स्कूलों की बात हम करते हैं, डिजिटल लाइब्रेरियाँ, गांव के अंदर बड़े सामुदायिक भवन। आज यदि देखोगे तो 2008 के बाद बहुत आमूलचूल परिवर्तन हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में क्योंसर विधानसभा का हुआ है। कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। दूसरी बात, देखिए, सबको आना पड़ेगा। ये हनुमान जी की ताकत है, ये लोगों का प्यार प्रेम है। रात को 4-4 बजे तक आप ये देखिए, नेताओं की मीटिंग कभी 4-4 बजे तक हुई है क्या? लोग 4-4 बजे तक, बुढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, और आशीर्वाद देने के लिए हजारों की तादाद में हनुमान बेनीवाल के लिए जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की एक जो शख्सियत जो है, इन्होंने जो संघर्ष किया है, वो निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणादायी है। ज्योति मिर्धा के बारे में और दिव्या मदेरणा के बारे में तमाम हनुमान जी बयान देते हैं और फिर कहते हैं कि सब महिलाओं को लेकर हनुमान जी का ये रुख है। ऐसा कुछ नहीं कहते। देखिए, कहना जैसी जिसकी दृष्टि होगी ना वैसी सृष्टि होती है। गलत इन्होंने कुछ नहीं कहा, छोटी मोटी बातें हम देखिए ये चलता रहता है। अब आप किसी को पहले सहयोग करते हो और फिर वो छोटी मोटी अपेक्षाओं पे यदि खरा नहीं उतरे तो निश्चित रूप से छोटा मोटा गुस्सा लाजमी है। ज्योति मिर्धा जी को भी हनुमान जी ने यहाँ से 2009 के अंदर बहुत बड़ा सपोर्ट करके इनको जिताया भी था। इनके दादाजी हैं, उनके साथ मेरे पिताजी ने हमेशा कंधे से कंधा मिला के और बहुत मजबूती से लड़ाइयाँ लड़ी। तो निश्चित रूप से इतनी अपेक्षा एक दूसरे से होनी चाहिए, लेकिन वो लोग जिस तरह से छोटी मोटी बातें करते हैं तो उससे कभी कभी ये रिएक्शन तो एक मानव प्रवृत्ति है। आप रणनीतिकार है आरएलपी पार्टी के, क्यों एक के बाद एक नेता, जैसे ही नेता बनता है उसके बाद में छोड़ के चले जाते हैं? चाहे रेवत राम डांगा की बात की जाए या उमेदाराम बेनीवाल की बात की जाए, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ये तो परंपरा है। आपने देखो 100 से ज़्यादा बीजेपी के नेता कांग्रेस में चले गए, 200 से ज़्यादा
कांग्रेस के नेता बीजेपी में चले गए। ये तो अति महत्वाकांक्षी जो भी होता है वो फिर कहीं ना कहीं अपना सिस्टम सेट करने के लिए चला जाता है। उसमें लगता है हर आदमी चाहता है कि शॉर्टकट से फटाफट मुझे सफलता मिल जाए, और वो सफल भी नहीं हो पाते निश्चित रूप से। रेवंत राम जी भी हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं, उनको प्रधान 2 बार हारे हुए सरपंच को प्रधान बनाया, बहुत बड़ी एक पहचान दिलाई उनको। तो मैं तो नैतिक रूप से ये उनको आपके चैनल के माध्यम से दूसरे जो युवा नेताजी हनुमान जी के साथ जुड़े उनसे मैं मेरा विशेष आग्रह भी रहेगा कि जो ये व्यक्ति निश्चित रूप से आपके लिए लड़ रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म तैयार करा, एक जो पार्टी बनती है, एक ऐसा पौधा जब बड़ा होके और वटवृक्ष की भांति बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो उसका फल खाने का मौका बहुत सारे लोगों को मिलेगा। लेकिन कई लोगों को समय से पहले पाने की इच्छा होती है उनकी, तो अति महत्वाकांक्षी लोग जो हैं वो फिर ज्यादा टिक नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं चले गए। नारायण जी, अब इतने बड़े रणनीतिकार, आपने कभी हनुमान जी को ये कहा नहीं, हनुमान जी के पास में ऑफर भी आए मंत्री पद बनने का, आखिर मंत्री बनेंगे तभी तो काम होगा, उसके बिना हर बार देखो सरकार से पंगा, हर बार सरकार से पंगा, सरकार से पंगा। क्या वजह, इसकी क्या वजह, संघर्ष आखिर कब तक? देखिए, हनुमान जी बेनीवाल तो एक ही चीज कहते हैं कि मैं राजस्थान के अंदर किसान कौम का झंडा बुलंद करूंगा। ये बहुत बड़ी जो इनकी विचारधारा जो है, वो कह रहे हैं मंत्रियों से कुछ नहीं होगा, हम चाहते हैं शासन के अंदर हमारी पूरी भागीदारी हो, और पूरी यदि भागीदारी शासन की। पॉसिबल है? आपको लगता है राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर, आप, मैं देख रहा हूँ दूसरा विधानसभा चुनाव था, आपको लगता है कि ये जो आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो ग्राउंड पर कुछ भी नजर आ रहा है? नेता आप तैयार करते चले जाते हैं और उसके बाद में जैसे 3 था उसकी जगह 1 हो गया। देखिए, किसी भी ब्रांड को चमकने में थोड़ा समय लगता है। अपन ये सोचें कि 5 साल के अंदर ही आमूल-चूल परिवर्तन हो जाए, फिर क्या है कि मैं मीडिया का काम आप लोग करते हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगा मीडिया भी यदि ऐसी चीज़ दिखाएं कि भाई कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की संभावना है राजस्थान में, तो निश्चित रूप से लोग जुड़ेंगे। लोग इन दोनों पार्टियों की मानसिकता से त्रस्त हैं राजस्थान के अंदर, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि तीसरा मोर्चा या राजस्थान के अंदर ढंग से एस्टेब्लिश हो, अच्छे नेता तैयार हो, और ईमानदारी और एक सिस्टम की बात करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं जब समाज से राजनीति में आगे बढ़ता है तो उसका फल जो है वो बहुत सारे लोगों को मिलता है। इस बार तो साख दांव पर है, मतलब जिस तरीके से, क्योंकि विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचे तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, यहाँ का जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद हनुमान जी के साथ रहा है, और इस बार हमें पूरा भरोसा है बहुत बड़े मार्जिन से ये सीट जो है वो कनिका जी जीतेगी। अच्छा नारायण जी, आपने कभी गठबंधन को लेकर जिस तरीके से बातचीत चल रही थी उसको लेकर, क्या बातचीत कांग्रेस से बनी नहीं? इसीलिए बताते हैं कि साहब मतलब जिस वक्त टिकट अनाउंस हुआ उससे पहले आपका नाम फाइनल था, अगर कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो जाता। गठबंधन को लेकर क्या कुछ हुआ? लोकसभा में तो आपने गठबंधन कर दिया था और इस बार गठबंधन हो नहीं पाया, या कांग्रेस के नेताओं ने गठबंधन करने नहीं दिया? देखिए, हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि बीजेपी मेरी नंबर 1 दुश्मन पार्टी, क्योंकि किसानों का शोषण की बात करें, जवानों के शोषण की बात करें, चाहे वो 3 कृषि कानून हो या अग्निवीर की योजनाएं, देश में किसान और जवान को कमज़ोर करने का काम बीजेपी ने किया। हनुमान जी ने कहा मेरा सेंट्रल के अंदर इनके साथ गठबंधन है, तो हनुमान जी ने तो बार बार ये कहा कि मैं कांग्रेस से गठबंधन का इच्छुक हूँ, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता जो है उन लोगों का ये लगा होगा अपना कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य उनको अंधकार में लगा हुआ, ऐसा भी हो सकता है, तो उन लोगों ने गठबंधन नहीं किया। बाकी मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि हमारी तरफ से कोई बेईमानी हुई हो। बीजेपी के प्रभारी ने आज स्टेटमेंट दिया है, उसमें मीडिया के अंदर सीधे तौर पर कहा है कि साहब खीवसर के अंदर इस बार टिकट लेने वाला कोई नहीं था और इसीलिए हनुमान बेनीवाल ने अपने परिवार से किसी को टिकट दे दिया, और वहाँ हनुमान बेनीवाल की हालत बहुत पतली है। देखिए, उन लोगों को क्या पता, ये तो देखिए कभी कभी क्या होता है जब तूफान चलता है ना तो तिनका भी शिखर पे पहुंच जाता है। अभी ठीक है, मोदी जी और उनके नाम से कुछ राष्ट्रवाद की भावना है, कुछ मीडिया के अंदर इन लोगों ने जो एक होवा बना रखा है, बाकी बीजेपी में नेता कहाँ है आप बताओ मुझे? बीजेपी में नेता नहीं है। वसुंधरा राजे, देखिए वसुंधरा राजे निश्चित रूप से हमारी विचारधारा मिले या नहीं मिले, लेकिन वसुंधरा राजे बहुत बड़ी नेता थी, ये सही बात है। मास लीडर जो है, चाहे वसुंधरा राजे जी हो, चाहे किरोड़ीलाल जी मीणा हो, आज स्थिति है आज बीजेपी के अंदर मास लीडर कौन है आप मुझे बताओ? ये तो ठीक है, कभी कभी चलता है, हवा चलती है, उस हवा से हो जाता है। कभी कभी पोलियो का जो मरीज होता है उसके पजामे में हवा भरने से भी ऊपर उड़ जाता है, ऐसा नहीं होता कि वो कहीं चैंपियन बन गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे लोगों की अभी बीजेपी के अंदर वास्तव में कमी है। प्रवक्ता जचे जिनको बना दिया, जचे जी बयान दे रहे हैं। हनुमान जी की कमजोरी का पता लग जाएगा ना, जब 23 का रिजल्ट आएगा तब उनको पता लगेगा प्रभारी जी को कि भाई मजबूत कौन है। यहाँ का चुनाव क्यों सर की जनता लड़ रही है। आपने देखा ना हनुमान जी के साथ हजारों लोग जो
भूखे प्यासे जो घूम रहे हैं सुबह से मैं सुबह से लेकर रात तक, तो इनका समर्पण है, ये अपने नेता के प्रति समर्पण है। और ये चाहते हैं कि हमारा नेता कमजोर नहीं हो। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार थी और उसके बाद में बीजेपी की सरकार आई, भजनलाल सरकार के 9 महीने के कामकाज के बारे में आपका क्या कमेंट्स है कि उन्होंने जो मतलब 1 साल पूरा हो गया उस बात को, 1 साल ऑलमोस्ट पूरा हो गया, आपके भी कुछ काम थे वो भी यहाँ पर थे, वो रोक दिए गए थे और सरपंच को लेकर भी एक नया विवाद। देखिए, बदले की भावना से सरकार काम कर रही है, बदले की भावना से निश्चित रूप से। हालांकि हमारा गठबंधन कांग्रेस से भी नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी, चाहे वो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना मान लो, चिरंजीवी का ये जो योजना थी, ये वास्तव में बहुत बड़ी योजना थी, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में आके और दबाव से कांग्रेस उसको बुना नहीं पाई। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई योजना ही नहीं है, ये हकीकत बात है। साल भर में कामकाज कुछ नहीं हुआ। दावा कर रहे कि साहब लाख नौकरियां दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, पानी को लेकर उस साइड में 2 बड़ी योजना भी लेकर आ गए। देखिए, भूखा तो तभी तृप्त होगा ना जब उसका पेट भरेगा। हाँ। आप बातों से कह दो कि कल हम तुम्हें गुलाब जामुन खिलाएंगे, तो पेट थोड़ा ही भरेगा उसका। धरातल पे जब योजना आए तब हम मानेंगे। डीपीआर बना देते हैं, वो डीपीआर ठंडे बस्ते में चली जाती है, 20 साल लग जाते हैं। कई ऐसी रेलवे के प्रोजेक्ट की हम जब छोटे थे तब सुनते थे, नागौर सी आएगा, नेर का पानी आएगा, बड़ी मुश्किल से हनुमान जी ने, इन लोगों ने संघर्ष करके मीठा पानी गांव-गांव पहुंचाने का जो प्रयास किया है, उसमें अभी 50% भी सफलता नहीं मिलती है। जेजेएम की बात यदि हम करें, अब जो जलदाय मंत्री जी है नए, इनको कुछ पता भी नहीं है। पता नहीं है बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के अंदर ये है कि मंत्री जो है ना, अब आप किसी ये प्रकृति का नियम है कि डिवीजन ऑफ वर्क, ये डिवीजन ऑफ लेबर आप कह लो। जो व्यक्ति जिस काम के लिए बना है, वो यदि वो काम करे, तो वो आज किसी होलसेलर बढ़िया है, उसको आप सहकारिता मंत्री बना दो, कृषि मंत्री बना दो, वो किसानों को क्या काम करेगा आप बताएं मुझे। किसी नॉन कॉलेजिएट को आप चिकित्सा मंत्री बना दो, क्या काम करेगा। तो ये टेक्निकली जो चीजें हैं, इसके अंदर ये बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं। और भजन लाल जी को सबसे बड़ी बात है कि उनको खुद को जो है ना, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सही बात है, पहली बार यदि आप मुख्यमंत्री बन गए तो कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी कमी है। ज्योति मिर्धा का कल मैं इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने 2 लगाए कि एक आरोप ये लगाया कि साहब हनुमान जी ने जो जाट नेता थे उसे खत्म करने की पूरी साजिश की अशोक गहलोत के साथ में मिलाकर। यहाँ तक भी कह दिया कि वो अशोक गहलोत उनके पॉलिटिकली पापा है, चाहे दिव्या मदेरना हो या हरीश चौधरी हो। ये इन तमाम आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, जाट की परिभाषा होती है संघर्ष। ज्योति जी को भी पता ही नहीं ना जाट की परिभाषा क्या है। ठीक है, बड़े घर में पैदा हो गई और उसके बाद बड़े घर से उनका संबंध जुड़ गया, इनको पता ही नहीं। जाट का मतलब संघर्ष है। आप 5 साल यहाँ आओ नहीं, आपका यहाँ रहने को घर नहीं, किसी व्यक्ति को आप 4 जनों को जानो नहीं, आपके कोई मोबाइल नंबर नहीं, आपका कोई रिस्पॉन्स देने वाला व्यक्ति नहीं, तो वो नेता तो खत्म होंगे। हनुमान जी ने क्या किया, वो तो अपने लक्षणों से ही डूबे हैं। ये जो जितने जाट नेताओं की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने जाटपना जो है उसको साइड में रख दिया और यूं हो गए अब तो हम तो बाप दादाओं के नाम से जीतेंगे, काम करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए खत्म हुए। हनुमान जी ने कैसे खत्म किया? हनुमान जी ने कितने जाट नेता वो कह रहे कि वहाँ खड़ा कर देते, ऐसा प्रत्याशी खड़ा कर देते जैसे साहब के इस तरीके से। देखिए, इन्होंने पार्टी बनाई है तो खड़ा तो करेंगे ही, तभी हमारा जनाधार बढ़ेगा, पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा। और हम धीरे धीरे, क्योंकि बहुत कम स्टेट देश के अंदर बचे हैं जहाँ तीसरा मोर्चा अभी प्रभाव में नहीं आया। राजस्थान के अंदर भी निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी उम्मीदें लेके बैठे हैं कि जरूर समय जल्दी ऐसा आएगा कि राजस्थान के अंदर भी तीसरा मोर्चा जरूर आएगा। क्योंकि लोगों को जो है, और आज यदि संघर्ष की बात करें तो हनुमान जी के लिए तो मैं तो ये कहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। ऐसा व्यक्ति जो रात और दिन संघर्ष करके और किसान और जवान के स्वाभिमान का झंडा राजस्थान की विधानसभा और देश की लोकसभा में जिसने बुलंद किया, उस व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से आने वाला भविष्य जो है इनका उज्जवल है। आखिरी सवाल है, आप लगातार है पूरा कैंपेन आप ही संभाल रहे हैं, सरकार का दबाव है, फोन आ रहे हैं क्या कुछ सरकार का? क्योंकि हनुमान बेनीवाल सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अपना दुरुपयोग कर रही है, ये कर रही है, हकीकत क्या कुछ है, किस तरीके का फीडबैक? देखिए, सरकार ने सारे बिजली के सौभाग्य योजना के काम थे, चाहे सिस्टम इम्प्रूवमेंट के काम थे, सड़कों के जो काम थे, वो सब के सब रुकवा दिए इन लोगों ने। ये पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को तंग करना, जवानों को तंग करना, कर्मचारियों को तंग करना, कैसे करके भारतीय जनता पार्टी के उस पाले में लाना। ये निश्चित रूप से लोगों पे दबाव बनाने का राजनीति करा। अब सुन रहे थे नारायण बेनीवाल को, तमाम सवालों के जवाब दिए। दिनेश वोरा, नागौर, राजस्थान तक।